हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने चारों वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके चारों पेपर के। अब जो है लास्ट रह गया था इंग्लिश का। तो इंग्लिश का वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम से बच्चे जो है स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर के। तो आज मैं इंग्लिश का वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को है। तो ये वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह ही इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपको ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करता है। आप मेरे साथ जुड़ कर सकते हैं और मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के रजिस्ट्रेशन जो है अभी चालू हैं। आप BA LLB के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीनों सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी ओपन है। इनरोलमेंट कर सकते हैं आप ओनली 199 पर। 9811984885 मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर इवन सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है सितंबर 2022 में जो शुरू होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश के। आज 70% जो मार्क्स है वो गारंटेड है। मेरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में जो है 70% मार्क्स आएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें अंदर एक नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड और बाकी जो है कुछ ग्रामर पोर्शन है। पहले हम सिलेबस ही देख लेते हैं एक बार कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो जनरल इंग्लिश 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70% मार्क्स गारंटेड है। पहला जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में लिखा हुआ है कॉमन लीगल वोकेबलरी इन द इंग्लिश। यूज़ कॉमन लीगल वोकेबलरी जो इंग्लिश में यूज़ होती है उसका पहला पार्ट जो है यूज़ ऑफ द लीगल टर्म्स, यूज़ ऑफ द लीगल आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस, प्रोवर्ब एंड स्टॉक सेइंग, फॉरेन लीगल वर्ड्स एंड फ्रेसेस, रिपोर्ट राइटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये टोटल आपका जो भी ग्रामर का सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 चीज़ें थी जिसमें लीगल टर्म्स हैं आपकी, आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, प्रोवर्ब है, स्टॉक सेइंग है, फॉरेन लीगल वर्ड्स और फ्रेसेस है। ये जो है जो 1, 2 और 3 टॉपिक हुए, ये तीनों टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन ए में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा फैला हुआ सिलेबस है। लीगल टर्म्स अगर आप करने चाहो तो कोई लिमिट नहीं है लीगल टर्म की। अगर हम इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स की भी बात करें तो कम से कम जो लीगल टर्म जो इम्पोर्टेंट है वो 250 से 300 लीगल टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो एडवोकेसी में यूज़ होती हैं। तो इसलिए कुछ भी कहना इनके लिए बेकार होगा। या हम कितना ही पढ़ लें लीगल टर्म्स फिर भी कंप्लीट नहीं होती। हाँ, ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं लीगल टर्म, 50 से 100 लीगल टर्म आप याद करने की कोशिश करें, उनको मेमोराइज़ करके जाएं। क्योंकि लीगल टर्म का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का अगर आएगा उसमें से 2 लीगल टर्म के आपको आंसर देने होंगे। अगर वेल एंड गुड है आपको लीगल टर्म आ जाती है तो सीधे 2.5 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लीगल टर्म्स ऐसी चीज़ें जो आप कितना भी याद कर लो वो होंगी नहीं। इसलिए इसको एक हल्के वे में लेके और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म जो पिछले 5 साल के पेपर में आई हैं उन लीगल टर्म्स को आप याद कर लो। उसमें से एक आध लीगल टर्म तो ज़रूर फंस जाएगी। अगर एक भी फंस जाती है तो 2.5 मार्क्स से आपका फ़ायदा है तो 2.5 मार्क्स ही बचता है। यूज़ द लीगल आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस, इसमें भी मैं वही सलाह दूंगा आपको कि इनको भी पढ़ना आसान नहीं। ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है। अगर आप शुरू से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हैं या आपकी जो पीछे से इंग्लिश जो उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर इंग्लिश है, तो आप जो इस पर ज़्यादा मेहनत ना करें। पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस के उनको आप रट्टा मार लें और वो करके चले जाएं। उसमें से एक तो ज़रूर फंस जाएगा और 2 या 3 ही करने होते हैं, उसमें से अगर एक भी फंस जाए तो बहुत है। प्रोवर्ब्स एंड स्टॉक सेइंग, प्रोवर्ब्स के बारे में भी यही है। प्रोवर्ब्स जो है जनरल इंग्लिश है और ग्रामेटिकल पोर्शंस है। प्रोवर्ब प्रोवर्ब को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप वही करें जो मैं पहले से बताता आया हूँ कि 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लें। फॉरेन लीगल वर्ड्स एंड फ्रेसेस, फॉरेन लीगल वर्ड और फ्रेसेस में भी आपको यही फार्मूला अपनाना है। 5 साल में जो भी फॉरेन लीगल वर्ड्स आए हैं, फ्रेसेस आए हैं, उसको लर्न कर लें, उसके मीनिंग को लर्न कर लें और एग्ज़ाम में चले जाएँ आगे, भगवान का नाम लेके चले जाएँ। क्योंकि क्या कह सकते हैं ना, इसमें बहुत सारा है और इतना सारा तो कोई भी पढ़ नहीं सकता। और पढ़ भी लेगा और याद भी करने की कोशिश करेगा तो याद नहीं कर पाएगा। जो जो पूरी साल भी याद करके आया होगा वो भी लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पर उसके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करेगी या नहीं करेगी ये कह नहीं सकते। क्योंकि लीगल टर्म्स हो गई, लीगल वर्ड्स हो गए, लीगल आइडोमेटिक हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, ये कम से कम 3-4 हज़ार हैं। और वैसे नॉर्मल मोटे मोटा इंपॉर्टेंट भी ले तो 250-300 बन जाते हैं। इतना अगर याद करने में बैठेंगे तो बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ना रह ही जाएगा। इसलिए मेरी सलाह आपको यही है कि पिछले 5 क्वेश्चन 5 साल में जो भी आए हैं उनको अच्छी तरह लर्न कर लें। तो हो सकता है उसमें से टोटल जो है सेक्शन ए जो है
आपके 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स के जो आपके 5 क्वेश्चन है तो 5 चौके 20 मार्क्स आपके हैं। 20 में से जो है एटलीस्ट आपके 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो कवर्ड हो जाएंगे इसके अंदर। तो अगर 20 में से 12-13 भी सीख हो जाते हैं तो बहुत है हमारे लिए। तो आप यही करें, जो पिछले 5 साल में जो भी लीगल टर्म्स आई हैं, जो भी जो है आपकी आइडोमिक एक्सप्रेशंस आए हैं, प्रोवर्ब्स आई हैं, फॉरेन लीगल वर्ड्स आए हैं, फ्रेजेस आए हैं, उनको आप रट्टा मार के चले जाएं। उसमें से अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल 10 से 12 मार्क्स का आपका आ ही जाएगा। अब आ गया रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि इसका सिर्फ आपको पैटर्न सीखना है रिपोर्ट राइटिंग की, किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जो है कुछ भी आ सकती है, किसी भी टॉपिक पर आ सकती है, लेकिन लीगल टॉपिक पर आएगी ये डेफिनेटली गारंटेड। 2-4 लीगल रिपोर्ट्स आप लर्न कर लो। रिपोर्ट राइटिंग जो है हमारे 10th में शुरू हो जाता है, 8-9 से शुरू होते होते 10th के बोर्ड में आता है रिपोर्ट राइटिंग आता है, जिसमें आप 200-300 वर्ड की रिपोर्ट लिखते थे या 100 वर्ड की रिपोर्ट लिखते थे, वही रिपोर्ट राइटिंग है। फिर 12th में भी रिपोर्ट राइटिंग आता था इंग्लिश के पेपर में, और अब भी रिपोर्ट राइटिंग आता, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बस रिपोर्ट राइटिंग का आप फॉर्मेट याद कर लो, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो कोई भी रिपोर्ट आएगी तो आप उसको बना के लिख पाओगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये भी सेक्शन ए में ही आता है। इसके लिए भी मैंने आपको वही सलाह दूंगा कि पिछले 5 साल में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया वो कर लो आप, क्योंकि बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद नहीं रह पाएंगे। दूसरा जो है एस्से राइटिंग ऑन अ टॉपिक ऑफ द लीगल इंटरेस्ट। एस्से राइटिंग जो है वो आपका सेक्शन सी में आता है, 20 मार्क्स का आता है। ये आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको एस्से राइटिंग में मज़ा आता है लिखने में। तो कोई भी एस्से राइटिंग स्किल के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ें, वो देख लीजिए कि किस तरह से एस्से राइटिंग की जाती है, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे स्किल्स ऑफ द एस्से राइटिंग, तो भी आपको बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगे। उनका फॉलो करके आप अच्छा सा आप एस्से बना सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो है वो लेटर राइटिंग आता है। लेटर जो है एक ही लेटर आपको आएगा, और नॉर्मली वही लेटर अभी काफ़ी टाइम से आ रहा है, वो है जॉब लेटर। जॉब लेटर में सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना होता है, जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, फिर लास्ट में एक रिज्यूम देना होता है। तो रिज्यूम और डिस्क्रिप्शन दोनों आप लिखना, एक अच्छा सा फॉर्मेट लर्न करके जाना जॉब लेटर का, और रिज्यूम का ही फॉर्मेट लर्न करके जाना। क्योंकि एक अच्छा सा अगर आप फॉर्मेट लर्न करके आएंगे तो एग्जाम में जो है आपको ज़्यादा मार्क्स काटेंगे नहीं, और 20 में से 14, 13, 15 मार्क्स आपके ईजिली आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लिखोगे तो 16-17 भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक बार और इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ है लीगल टॉपिक पर, वो गलती से 2 बार लिख गया है। एक ही रिपोर्ट राइटिंग है जो सेक्शन बी में आती है 10 मार्क्स में। रिपोर्ट राइटिंग कई बार आपके 20 मार्क्स में भी आई है सी सेक्शन में, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम है, ऐसे राइटिंग ही आता है सी सेक्शन के अंदर। एब्रीवेशन ऑफ द कॉमन लीगल एक्सप्रेशन। कॉमन लीगल एक्सप्रेशन भी ग्रामर है, जनरल इंग्लिश है। इसको भी आप कोशिश करो कि 5 साल का जो पिछला है वो उसको लर्न कर लो, और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो कि लीगल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉमन लीगल एक्सप्रेशंस ज़्यादा नहीं है, 100 से 150 है। इनको अगर आप लर्न भी कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टडी ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट फिक्शंस। डेविड कॉपरफील्ड के अंदर जो है, जो नावल है आपका डेविड कॉपरफील्ड, इसके अंदर से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। ना तो सेक्शन ए में आता है ना सेक्शन बी में आता है, ये सिर्फ सेक्शन सी में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। और पूरे जो डेविड कॉपरफील्ड के अंदर कम से कम 17 से 18 करेक्टर हैं। 17-18 करेक्टर में से किसी भी एक करेक्टर के बारे में आपको पूछ सकता है। तो बहुत मुश्किल सा है ये भी आंसर देना, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड की बहुत सारी वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर आप उनको भी देख लेंगे, एक मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर, मूवी भी आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसके लिए। डेविड कॉपरफील्ड करके सर्च करेंगे तो मूवी आपको यूट्यूब चैनल पे इजीली मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैंने 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लर्न कर लेना। मेरा जहाँ तक विश्वास है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और आना भी चाहिए। तो 70% मार्क्स की जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड के अंदर जो ह्यूमर पॉइंट कवर किए गए हैं नॉवल के, उनको बताइए। ब्रिंग आउट एन एलिमेंट ऑफ द सोशल क्रिटिज्म इन द नॉवल ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड के अंदर जो सोशल क्रिटिज्म किया गया है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है दूसरा क्वेश्चन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट किया गया है, सोशल क्रिटिज्म बात एक ही है। इनको बताना है आपको किस तरह हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है जो डेविड कॉपरफील्ड में चल रहा है, आपने महसूस किया है क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसी तरह से सोशल क्रिटिज्म क्या है। राइट एन ऐसे ऑन द प्लाइट ऑफ द वीक एज अ मेजर थीम इन द डेविड कॉपरफील्ड का एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट है प्लाइट ऑफ द वीक। आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है क्या क्या था उसके अंदर और कैसे कवर हुआ। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ द सफरिंग इन द डेविड कॉपरफील्ड लाइफ डिस्कस। डेविड कॉपरफील्ड की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी, वो क्या परेशानियाँ थी, कैसी परेशानियाँ थी, वो क्यों परेशान था, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है।
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मेरे साथ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की, तो आज ही इनरोलमेंट करा लें। सीटें बहुत लिमिटेड है और काफ़ी जल्दी सीटें जो है बढ़ती जा रही है। तो इनरोलमेंट के लिए आपको बस 199 रुपीज़ पेमेंट करना है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या यूपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 9811948855 पर, अगर आप पेटीएम करेंगे, फ़ोनपे करेंगे, गूगल पे करेंगे, यूपीआई करेंगे, सब अवेलेबल है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें, ताकि मुझे आपका जो है स्क्रीनशॉट मिल जाए और मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर सकूं। छठा क्वेश्चन जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू स्कूल्स दैट द डेबिट अटेंडेड। ये डेबिट हो गया गलती से डेबिट, लेकिन ये नाम वाला डेबिट है, DAVID डेबिट। डेबिट ने जो लास्ट स्कूल अटेंड किया था उसके बारे में आपको बताना है। ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ द यूरिया हीप ट्रेस ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड का जो करेक्टर है यूरिया हीप ट्रेस, इसके बारे में आपको बताना है कि इसके ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर्स क्या क्या दिए गए हैं, इसके क्या खूबियाँ बताई गई हैं स्टोरी के अंदर, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। 7 क्वेश्चन आप कर लेना, डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं 20 यानी कि 40 मार्क्स के। अब एक पेपर जो है इस बार जो 2022 में जो CCS यूनिवर्सिटी का पेपर आया है, मैं आपके बीच में थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ और डिस्कस भी कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर से काफ़ी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो देख रहे हैं, जैसे आप सेक्शन ए है, इसमें लिखा है ऑल 5 क्वेश्चन आर द कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज द 4 मार्क्स। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चन के लिए जो है 4 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन योर सेंटेंसेस, ओन सेंटेंसेस। ये जो दिया इन द बैड बुक ऑफ, इस आइटम्स को आपको अपने सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब करना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। ड्यू टू हार्शनेस, दोनों का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो इजीली आप इसका सेंटेंस बना लोगे, और मुझे लगता है कि दोनों तो एक तो सेंटेंस आप जरूर बना ही लोगे, पढ़ के नहीं गए होगे तब भी बना लोगे, क्योंकि काफ़ी इजी दोनों लग रहे हैं। जैसे डाई इन द हार्शनेस जो है वो कड़ी के मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा होना जो ज़िंदगी बड़ी सख्त हो गई है, मुश्किल भरी हो गई है और आपका मरने का मन करता है। इन द बैड बुक्स ऑफ, आप किसी के बैड बुक्स के अंदर इंक्लूडेड हो, यानी कि वो आपको बैड करेक्टर मानता है, बैड एलिमेंट मानता है। आप आगे देख लेते हैं इसको। शॉर्ट वाइट फीदर आ हिमालयन ब्लंडर, यानी कि एक बहुत बड़ा, हिमालय जितना बड़ा ब्लंडर। राइट द मीनिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लीगल फ्रेजेस, किसी 2 लीगल फ्रेजेस का आपको जो है आंसर, जैसे प्रॉमिसरी नोट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हैबियस कॉर्पस है, हॉस्टाइल विटनेसेस है। तो ये जो 4 आपको दिए हुए ना, इसमें से चारों के चारों जो है पिछले 5 साल के पेपर से रिपीट हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद पेपर को देखा है। तो अगर आप 5 साल के पिछले पेपर कर लेते हैं CCS यूनिवर्सिटी के, तो आप इजीली इनका आंसर दे पाओगे, और मेरा वादा भी है कि डेफिनेटली 2 तो आपके फंसी जाएंगे, और 2 फंसने का मतलब है 4 मार्क्स में से आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म्स, किसी 2 लीगल टर्म का मीनिंग बताना है। जैसे आपका एफिडेविट है, कन्फेशन है, डिटेंशन है, इनहेरिटेंस है। तो ये ज़्यादा मुश्किल लीगल टर्म नहीं लग रही, हमने काफ़ी सुनी हुई हैं। जैसे कन्फेशन है, जो भी कॉन्विक्ट होता है, जो भी गुनहगार होता है, जब अपना सच उगलता है कोर्ट के सामने, उसको कन्फेशन कहते हैं। एफिडेविट होता है कि जब मैं अपने लिखे का वचन देता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सही है, और मेरे पूरे होशोहवास में है, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है और ये मेरे द्वारा कही गई बात सत्य है। डिटेंशन होता है कि आप जो है डिटेन कर रहे हो किसी के ऊपर, जांच बैठा रहे हो। और इनहेरिटेंस होता है वारिस, आपका कौन, इसके बाद कौन आपकी सत्ता का वारिस होगा। गिव 1 वर्ड ईच ऑफ द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 का आपको 1 वर्ड में देना है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसका 1 वर्ड में आपको आंसर देना है किसी 2 का। 1 हु एंट्रेंस द गेस्ट, अ पर्सन हु इज द स्किल्ड इन लैंग्वेजेस, अ हेटर ऑफ द मैरिज, अ गार्डन ऑफ द फ्रूट्स। इनका आपको किसी का भी पता हो तो 2 का आपको इजीली पता लग जाएगा। पिछले 5 साल के पेपर कर लेना, उसमें से मुझे लगता है 1 या 2 तो रिपीट हो गई होगा। मीनिंग ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म मैक्सिम्स, लीगल टर्म मैक्सिम्स को बताना है। ऑडी, एडिटोरियम, पेट्रम, कम्युनिस्ट एरर, फैक्टिस, ज्यू, एक्स न्यूडो, पैक्टो, नॉन कीटर, एक्शियो, इग्नोट्रियम, जूरियन, नॉन एग्जस्ट। ये जो है लीगल फ्रेजेस हैं, इनका हम आपको मीनिंग बताना, अगर आपको पता हो तो बता देना। 5 साल का पेपर करोगे तो उसमें डेफिनेट। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं।
सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ नोटिस बाय द परचेजर टू कंप्लीट द सेल एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टी। दोनों पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, परचेजर जो है अपने कंप्लीट करना चाहता है सेल्स को, तो वो नोटिस लिख रहा है। परचेजर जो है वो नोटिस लिख रहा है सेलर को कि भैया आप माल भेजो, मुझे ज़रूरत है। तो ये नोटिस राइटिंग भी कभी कभी आ जाता है, जब हालांकि आपके सिलेबस में नोटिस राइटिंग है नहीं, पर फिर भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने आपको बताया जॉब लेटर, तो ये जॉब लेटर ही है। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ द यूपी प्रयागराज रिक्वेस्टिंग फॉर एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एज अ एडवोकेट। आपको एडवोकेट के रूप में रजिस्टर करना है। आप उससे क्या मांग रहे हो? आप उससे मांग रहे हो एक एप्लीकेशन फॉर्म आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं एडवोकेट के रूप में रजिस्टर करना चाहता हूँ अपने आप को। इसके अंदर आपको प्रॉपर रिज्यूम तो नहीं लिखना, लेकिन आपको फिर भी ये बताना पड़ेगा कि आपका फला नाम है, ये एड्रेस है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने यहाँ से लॉ का एग्ज़ाम पास किया है और आप जो है बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ड्राफ्ट अ ब्रीफ रिपोर्ट to your manager regarding a theft in your office store room, giving the inventory of the goods stolen along with their price। एक रिपोर्ट राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो रिपोर्ट राइटिंग ये है कि आपके स्टोर में से कुछ माल चोरी हो गया है, कुछ माल गायब है, जो आपने चेक किया तो कुछ माल कम निकल रहा है, यानी कि वो चोरी हो गया है माल। तो आपको वो माल कितने का, उसका प्राइस क्या है, यानी कितना माल चोरी हुआ कि उसका प्राइस क्या है, कितना लॉस हुआ, ये आपको अपने मैनेजर को रिपोर्ट के लिख के रिपोर्ट के थ्रू बताना है। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में कह रहा है राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर आप एसे लिखिए। तो जस्टिस डिलेड, इनजस्टिस डिटेन्ड, राइट टू डाइवोर्स, राइट ऑफ रॉन्ग, जुडिशियल रिव्यू। तो ये तीनों में से जो भी आपको इस तरह से आता है वो आप कर लेना। कंपेयर एंड द कंट्रास्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, द टू करेक्टर्स डेट द डेविड कॉपर डेविड अटेंडेड। तो दो स्कूल जो डेविड ने अटेंड किए थे, उस दोनों स्कूलों के अंदर कंपेयर करना और कंट्रास्ट बताना है, वो क्या कंट्रास्ट है। ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ द यूरे हेप, यूरे हेप का करेक्ट स्केच बताना है। ट्रेस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको बताना है। ड्राफ्ट अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी लैंड बाय द प्रोमिसरी नोट, आपने प्रोमिसरी नोट के थ्रू किसी को एक पैसा उधार दे दिया, तो आप उसको कैसे वसूल सकते हो, क्योंकि प्रोमिसरी नोट है वो गारंटी है, वो दोनों पार्टी की साइन हुई हुई है, तो आप अपना पैसा इजीली उससे वसूल सकते हो। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स डेट अ प्लेंटिफ मस्ट मेंशन इन हिज कंप्लेंट, तो प्लेंटिफ ने अपनी कंप्लेंट में कौन कौन से मैटर जो होते हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, आपको बताना है। तो ये जो मैंने आप देखा ना, आपको 9, 10, 11, 12, 13, तो 2 क्वेश्चन तो आपके लिटरेचर के हो गए, एक क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया ऐसे के अलावा ये हो गया आपका, आपको एक प्रोमिसरी नोट वाला जो रिपोर्ट लिखनी है वो, और एक तीसरा हो गया जो आपको थ्रेफ्ट के बारे में बताना है। तो इसमें से अगर आप लिटरेचर कर लेते तो एक क्वेश्चन आप लिटरेचर अटैम्प्ट करना और एक क्वेश्चन आप ऐसे राइटिंग कर लेना, तीसरा क्वेश्चन आप रिपोर्ट या फिर डिस्क्रिप्शन जो भी आएगा वो कर लेना। तो 3 क्वेश्चन ऐसे आपके यहाँ कवर हो सकते हैं। अगर बुक के दोनों क्वेश्चन आपको लिटरेचर तरह आते हो तो आप दोनों क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर लेना। अब सेक्शन बी की तरफ एक बार आए थे। सेक्शन बी में अगर आपको अटैम्प्ट करने हैं तो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो एक नोटिस अटैम्प्ट करना आप, और दूसरा या तो आप लेटर अटैम्प्ट कर लेना, ये बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन वाला, या फिर आप रिपोर्ट कर लेना। दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया इंग्लिश का पेपर आप कैसे करोगे। सेक्शन ए के लिए आप पिछले 5 साल के अंदर जो भी लीगल टर्म, लीगल फ्रेजेस, लीगल आइटम्स, प्रोवर्ब्स जो भी आए हुए वो लर्न कर लो, इस तरह से रट्टा मार लो। दूसरा सेक्शन बी के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक तो रिपोर्ट करना है कि आपको जॉब लेटर करना है, ये 2 टॉपिक आप सेक्शन बी के लिए पक्का कर लो। सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन तो आपके डेविड कॉपरफील्ड नॉवल के आएंगे। नॉवल के अंदर 17 से 18 करेक्टर है, सारे करेक्टर आपको पता होने चाहिए। सारे करेक्टर पता होंगे तो आप जो भी कुछ आ जाएगा आप लिख पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आप कोशिश करना कि ऐसे राइटिंग का अटेम्प्ट करना, उसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे राइटिंग स्किल सिखाने वाले वीडियो हैं, उनको देख लेना एक बार, कैसे लीगल ऐसे डेवलप किए जाते हैं, और वहाँ से अगर आप स्किल सीख के उस तरह से ऐसे डेवलप करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर कि रिपोर्ट राइटिंग आएगा आपको इस सेक्शन में भी, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट कुछ आएगा, तो वो आप अटैम्प्ट करें। 3 क्वेश्चन ऐसे आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे तो पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार मैं फिर और बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए अभी भी सीटें खाली हैं, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं 199 में। जल्दी करें, ऐसा ना हो कि सीटें फुल हो जाए और आपका इनरोलमेंट रह जाए। 70% जो मार्क्स है वो गारंटीज है। अगली बार जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर की,
वो मैं रिलीज़ नहीं करूँगा यूट्यूब पर, वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप ये रजिस्ट्रेशन करा लें। आप पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू मेरे 9811948855 पर पेमेंट करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। 199 जो इनरोलमेंट अमाउंट है, आगे इनरोलमेंट जो अमाउंट है 199, वो आपके फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इनरोलमेंट का पैसा ख़राब हो जाएगा। तो जो भी इनरोलमेंट कर ले वो मुझे अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर दे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811948855 पर। कोई भी आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, इतना समय देने के लिए। आपने मेरे चैनल को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप अच्छे कमेंट लिखेंगे, कमेंट में ये बताएंगे कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो तक इम्प्रूव करूँगा। और डेफिनेटली मैं ऐसा करने का इरादा भी। और मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पूरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से आपका भी फ़ायदा है। आपको मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो तुरंत मिलेंगे, उनका नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, तो और मेरे चैनल को भी हेल्प मिलेगी इससे ग्रो होने में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश करार है। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके बीच में इस तरह से वीडियो डालता रहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस भी है, आप चाहे तो उनका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको नोट्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपको कहीं भी कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं आपको दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए।